वेलकम बैक नाजरीन। अमीन जकी साहब मुस्कुरा रहे थे आयशा गौहर साहिबा की गुफ्तगू पे, तो मैं चाहूंगा वो रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि जो पुराने साथी, पुराने मुहिब, पुराने मोहब्बत करने वाले जरदारी साहब के साथ और नवाज शरीफ के साथ वो आजकल तहरीक इंसाफ में हैं, और फजलुर रहमान साहब के भी कुछ साथी आपके साथ आए हैं। एक साहब आए हैं जनाब, बताएं ये असल में अब क्राइटेरिया आपको बनाना है टिकट्स के लिए और अपनी पार्टी के वर्कर को आपने मुतमैन करना है कि जी हमने इनको क्यों लिया है, क्या वजूहात हैं और क्यों मतलब कोई उनका कोई खिदमात भी नहीं है पार्टी के लिए। पार्टी में आना और बात है, लें आप सबको, लेकिन ये जो बड़े बड़े ओहदे देना और ये क्या वजह, इसकी जरा वजह मुझे बताएं कि किस तरह आप ओहदे दे रहे हैं। क्या आपकी पार्टी में जमहूरियत है? अगर जमहूरियत हो तो इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं होते। देखिए, जो हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं, हर पार्टी से आ रहे हैं लोग, हमने तो सबको दावत दी है कि आए हमारे नजरिए के साथ मिलकर। कितने ओहदे रखेंगे फिर आप? लेकिन ओहदे हमने एक दो के अलावा अभी नहीं दिए किसी को। तो मतलब ये हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का भी फैसला था। दूसरा, जो आप पुराने साथियों की बात कर रहे हैं, अभी खान साहब ने 14 तारीख को इमरान खान साहब ने एक यूनिटी डिनर दिया है उधर तमाम पाकिस्तान के हमारे जो पुराने 15 साल के वर्कर जिनकी जद्दोजहद थी, उन सबको उधर बुलाया। डिनर में ख्याल से उनको मिलेगा टिकट, किसी और को मिलेगा? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, सबको बुलाया और सबको बताया। तो ये भी बात है। हाँ, ये टिकट भी एक बात। देखिए, टिकट उन्हें भी मिलेगा जो आ रहे हैं वहाँ भी, ये नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी वर्कर्स को भी मिलेगा। ठीक है। और जो अच्छा, मेरा ख्याल पार्टी वर्कर को वहां उस हल्के में मिलेगा जहां आपको कोई बड़ा बंदा मिला नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वहां कुर्बानी का बकरा बनाएंगे जैसे मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनके नाम गिनवा सकता हूँ। हाँ, वो बेचारे ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अब ये PP 152 गुलबर्ग से इलेक्शन लड़ा था 2002 में। देखें जी, जब आपसे कोई टिकट नहीं मांगता था जी उस वक्त मैंने लड़ा। उस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं। डॉक्टर वो क्या नाम है उनका, शायद साहब क्या नाम है, शायद उनका, वो लड़ते हैं। अब शायद अल्लाह करे आप जैसे लोगों को टिकट मिले, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शाह महमूद कुरैशी को टिकट मिलेगा, आसिफ अहमद अली को मिलेगा, उनके अलावा और भी ABC लोग जहां यहाँ पे टिकट के लिए आ रहे हैं ना। कोई आप देखें, कोई मुझे बताएं कि जी पार्टियां छोड़ के लोग क्यों आते हैं? देखिए, श्योरिटी किसी को देखें, बात मैं सिर्फ जवाब पहले ले लें। मैं श्योरिटी किसी को नहीं हम दे रहे। जो लोग आ रहे हैं बिल्कुल वो हमारे नज़रिए के साथ मुत्तफिक होके आ रहे हैं। हमारा पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा। मतलब अभी हमने एक इलेक्शन सेल बनाया पंजाब का, उसका मैं भी एक मेंबर हूँ, 9 आदमियों का बनाया। उसमें हम सबका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा इंशाल्लाह ताला के, और मेरिट पे होगा। अच्छा, डेरा इस्माइल खान से अगर तहरीक मुसावत आपके साथ अलाक कर ले तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमने सबको दावत दी पार्टी में आने की, चाहे वो जमात से वो आए, कोई मौलाना फजल रहमान ग्रुप से आए, कहीं से भी आए, नहीं उनका तहरीक इंसाफ में सब लोगों को हमने दावत दी। देखिए जी, तहरीक मुसावत की जो चेयरपर्सन है उनका भी नाम, उनका तो ज्यादा हक होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको कह दिया, सबको दावत है, किसी को इनकार नहीं है पार्टी में के ना आए। वैसे जी मैं इस पे, अच्छा, जमात इस्लामी क्या सोच रही है? मैं इस पे आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि बड़ा सीरियस टॉपिक है कि मुआशरती जो मामलात हैं, जमात इस्लामी अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो मेरा ख्याल है कि हम इलेक्शन की तरफ करीब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई जैसे कम से कम 2013 में तो इलेक्शन होना ही होना है। उससे पहले अगर ये अनाउंस कर देते हैं, मिलजुल के अपोजिशन बैठ जाती है, हुकूमत बैठ जाती है, इलेक्शन तो करीब है, तो जमात इस्लामी किस तरह से प्लान कर रही है, इलेक्शन को किस तरह से देख रही है? देखिए जवाब साहब, मैं आपको अर्ज करूं, पहले तो मैं आपकी इस बात के साथ एक रेलिवेंट बात कर लूं। जो भी बात हो रही थी कि ये बात ठीक है, सियासी जमातों के दरवाजे खुले होते हैं, लोग आते हैं, और लेकिन उसमें भी कोई मेरिट होता है, उसमें भी कोई अखलाकियत होती है। ये इसी सोसाइटी, इसी माशरे से लोग होते हैं, लेकिन ये भी तो होता है कि वो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है माशरे के अंदर। अगर उनकी नेकनामी नहीं है, उनकी शोहरत नहीं है, तो आप ऐसे लोग जब लेते हैं तो आपका असल तासुर है, जो आपकी साख तो इखलाकी खराब होती है, आपके बारे में जो वेल विशर भी होते हैं आपके, वो आपसे दूर हो जाते हैं। दूसरी बात मैं इसके साथ ये अर्ज करूंगा कि ये जो मौजूदा सिनारियों के अंदर एक चीज हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि मेमो गेट और ये NRO का इशू इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है
कि उसमें असल जो इश्यूज थे ना वो दब गए हैं। देखें इस वक्त आपकी पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, आपकी बिजली और गैस का इतना बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर कि पूरा पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है। इस पे कोई बात नहीं करता, ये भी तो माशरे की हालत है ना हमारी, इससे माशरे की हालत है ना। अब आप देखें कि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, उसके नतीजे के अंदर और फिर अमन अमान की सूरत आपकी तमाम इशूज से हुकूमत की तवज्जो हट गई। 4 साल में आपने क्या डिलीवर किया है, अगर कोई डिलीवर किया है। देखें मैं ये बात कहता हूं कि जमात इस्लामी जो जिस पैराए में सोच रही है, देख रही है, जमात तो इस देखिए अभी 4 साल तो गुजर गए, इसको 1 साल में कौन सा इनके पास है कि ये अलादीन का चिराग पहले ही नहीं 4 साल उसको इस्तेमाल में कर सके, तो आप क्या करेंगे। 1 साल वैसे भी 4 साल जो होते हैं वो गवर्नमेंट जब गुजारती है तो 5वां साल इलेक्शन का होता है। अब इस वक्त तैयारी का साल है। हम ये समझते हैं कि पहली बात यह है कि जल्द इलेक्शन का ऐलान किया जाए और ऐलान होने के बाद उसमें फिर अबूरी हुकूमत का क्याम और उसके साथ साथ आज़ाद इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका क्याम हो। उसके नतीजे में जो इलेक्शन होंगे उसमें जो जमहूरी अंदाज से, फ्री एंड फेयर अंदाज से पूरी कौम में से नुमाइंदे आएंगे और इंशाल्लाह एक बेहतर चेंज आएगी और एक बड़ी तब्दीली आ सकेगी। लेकिन आप देखें, मैं इसके साथ एक बात करूंगा कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत में जो पार्टियां शामिल हैं उसमें पीपल्स पार्टी फेडरल में मौजूद है, ANP पख्तूनख्वा में मौजूद है, इसके अलावा पंजाब में मुस्लिम लीग नून मौजूद है, इसी तरह MQM कराची के अंदर मौजूद है। ये चारों इत्तेहादी जमातों से हकीकत यह है कि लोग मायूस हो चुके हैं। जो उन्हें तवक्को थी 4 साल में, इन्होंने कतई डिलीवर नहीं किया, ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। और उसके साथ इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के पे जमात इस्लामी यानी आपकी जो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी उस पर बहुत ज्यादा आती है। परवेज मुशर्रफ की अपोजिशन आपने की, लेकिन उस तरह से नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। अब देखें उसका रिजल्ट आज की हुकूमत ये कम से कम है कि जी भुगत रही, उसके फैसलों का जो असरात हैं आज तक हमारी जो इस वक्त के लोग हैं, हुकूमत ने तो क्या सफर करना है, लोग सफर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप देखें कि क्या इस वक्त जो जब परवेज मुशर्रफ नहीं था, क्या कोई ड्रोन हमले का तस्वर था? क्या 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ मतलब कोई खुद का हमले का तस्वर था? क्या हुआ ऐसा? कौन सी आप देखें नार्वे वाले कहते हैं जी हमारी खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ये किसका अमल था? आज अगर फर्ज करें, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस पर चूंकि आपने जबात रबी वाले से बात की, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। देखें मुतहिदा बल्से अमल की जो गवर्नमेंट थी सूबा सरात में उस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर, उसका वो हुकूमत हमें कोई तश्तरी में रख के किसी ने नहीं दी थी, हमारी अक्सरियत थी और वहां पे हम आए थे। लेकिन हम उससे आगे बात करते हैं। लेकिन ये है कि वहां हुकूमत की, लेकिन देखें उस दौर में आप देखें मोहतरम एक चीज आप देखें कि एक तरफ आप कहते हैं जी हम अपोजिशन में थे, ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत थी। आज अगर जमात इस्लामी कहती है कि ये नून लीग की यही पोजीशन है ना, तो फिर आपका क्या क्राइटेरिया इस तरह सोचने का? कैसे सोच? आपको बताता हूं कि आज फर्क आज भी और कल में फर्क बताता हूं आपको कि आज जो ANP की हुकूमत ने डिलीवर किया है, आज की सुबह पख्तूनख्वा में आप चले जाएं, हमें तो फीडबैक, हम तो वो लोग हैं ना जो हम जाते हैं, दौरे करते हैं, हमें जो फीडबैक मिलता है कि इस वक्त जो ANP बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फेडरल में पीपल्स पार्टी बैठी है, वहां पख्तूनख्वा के लोग नाला हैं। क्या है, आपकी जब MME गवर्नमेंट थी, आपने मैट्रिक तक तालीम फ्री की, आपने वहां पे जिसके बारे में मुतहिदा बल्से अमल के ऊपर इल्जाम लगता था, वहां आपने तालबात के अलग से कॉलेजेस बनाए, आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने वहां पे डिलीवर किया, जिसके नतीजे में आप देखें वहां हुकूमत 5 साल आपने रही। आज भी लोग कहते हैं कि अगर जमात इस्लामी और JUI दीनी जमातें वहां पे मिलकर इलेक्शन लड़े तो ये ANP को मात दे देंगे। नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। आज शहबाज शरीफ के बारे में भी लोग यही कहते हैं। जी आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे जनाब इनकी बातों पे? चौहान साहब ने जो बात की है ना, हालांकि MMA की गवर्नमेंट थी उस वक्त के सूबा सराद में जब इनकी गवर्नमेंट थी, मौलाना फजल रहमान बिल्कुल ड्रोन अटैक्स पे नहीं बोलते थे। उस वक्त ड्रोन अटैक शुरू हुए, उसी वक्त वहां पे हमारी आर्मी गई स्वात में, उसी वक्त सारा कुछ, बाद में हमारी आर्मी वहां तालिबान के साथ हमारी अपने लोगों के खिलाफ लड़ती रही। मौलाना फजल रहमान इनके इत्तेहादी थे वो, और गवर्नमेंट थी इनकी अपनी मखलूत गवर्नमेंट थी सूबा सराद में, वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। तो ये मामला तो वहां से बिगड़े हैं।
2002 से ये मामला बिगड़ते बिगड़ते आज इस नहज पे पहुंचे। अगर वहाँ पे उस वक्त ये इस बात पे रेजिस्टेंस करते, उस वक्त की जो कौमी गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट थी कि भाई ये गलत है, ये स्टैंड लेती, जमातें लेते, तो मतलब इन्होंने अपोजिशन का रोल किया ही नहीं। वैसे मैं अगर आज एक रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, नून लीग के ऊपर 2004 में ये ड्रोन अटैक शुरू हुए और 2004 में शुरू हुए और ये अब तक 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स हुए। और इन ड्रोन अटैक्स की अगर आप तादाद देखें कि 2007 तक गवर्नमेंट 2008 के बाद गवर्नमेंट आई दूसरी, वहां पे स्पीडी जो ड्रोन अटैक्स हुए ना, स्टार्ट जो हुए हैं ना, आप देखें परवेज, लेकिन उस पर मजम्मत की है, मुतहिदा मजलिस अमल ने मजम्मत की है। अटैक हुआ था कि एक पूरी मस्जिद, एक मदरसा पूरा शहीद कर दिया गया। वो जो शहीद हुए थे ना जी, वहां हमारे सिराजुल हक जो जमात इस्लामी के उस वक्त सीनियर वजीर थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था गवर्नमेंट से, जनाब हमने किया। आप बताए ना कि पीएस पार्टी, आप तो खैर हुकूमत में कभी आए नहीं, पीएस पार्टी देखें, पीएस पार्टी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून मौजूद है, रेफरेंडम में इन्होंने भी उसको मुशर्रफ को लेके आए थे, ये मुशर्रफ को रेफरेंडम में लेके आए थे। पीएस पार्टी मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं इस्तीफे देती? हमने तो, हमारे तो सीनियर मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, रिजाइन पेश किया था, हमने तो किया, हमने एहतजाज किया, किसने किया एहतजाज? दिया होगा एहतजाज हमने किया, लेकिन ये आखिर तक एमएमए के साथ रहे, फजल रहमान को ये सपोर्ट करते रहे और मौलाना फजल रहमान ने जितना वहाँ पख्तूनों का कत्लेआम करवाया ड्रोन अटैक से, उसके अमेरिकन आर्मी से, और उस वक्त ये कौन महान निकले बाहर, वो खुद निकला एमएमए से, खुद निकले, जमात निकली। तो ये चीजें जो है सोचने वाली, ये मैं इन पे अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मुआशरे को, सबको पता है, सबको पता है कि हमने तो एहतजाज किया। देखें, बात ये फजल रहमान साहब की वजाहत मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, फजल रहमान साहब करेंगे, लेकिन जमात इस्लामी के हवाले से ये लोग जानते हैं कि गो अमेरिका गो तहरीक हमने शुरू की, हम तो एंटी अमेरिका हमने मूव चलाई, उसका नतीजा क्या हुआ? देखें, हम तो ये नहीं कहते कि हम अमेरिका की गुलामी भी नहीं करेंगे और अमेरिका से ताल्लुक, अमेरिका के जो है वो अमेरिका के गुलाम बन के भी रहेंगे, हम ये नहीं कहते। अच्छा, जो शमसी साहब, मुआशरा आपका प्रोग्राम का नाम है, अच्छे लोगों से अच्छा मुआशरा बनता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। फिर अच्छे मुआशरे से बस्तियां बनती हैं, फिर शहर बनते हैं, फिर सूबे बनते हैं, फिर मुल्क बनता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। लेकिन जब शुरुआत ही ऐसे हमारे बड़े बड़े आलम दीन, ऐसी ऐसी बड़ी मजहबी जमातें या दूसरी सियासी जमातें इस तरह के किरदार अदा करेंगी, बाहर के मुल्क को मतलब दावत देंगे अपनी सरजमीन पे क्या के अड्डे बना लें वो और अटैक करें हमारी कौम के ऊपर, तो मुआशरा कहाँ सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये खुदा के लिए इनको सोचना चाहिए। ये तो कहते हैं ना कि ये तो कभी गवर्नमेंट में नहीं आए, लेकिन आप लोगों ने भी गवर्नमेंट में आके क्या डिलीवर? नहीं, हमें कभी वफाकी गवर्नमेंट में नहीं आए, नाम फेडरल गवर्नमेंट के सारे आज तक से खामोश बैठी है। क्यों जी? आपने, इन्होंने परवेज मुशर्रफ को सदर मुंतखब होने में मदद दी, वर्दी के उतारने के मतलब शर्त पे, लेकिन वो मुकर गए। इन्होंने रेफरेंडम में उनका साथ दिया, आपने उनके साथ एनआरओ किया और रेड कारपेट पे मुल्क से भगा दिया, और हमने रेफरेंडम पे माफी मांगी थी। और हमारी कामयाबी थी कि उससे टीवी पे हमने ऐलान करवाया था कौम के सामने कि मैं वर्दी उतारूंगा, ये हमारी कामयाबी थी। अच्छा, आप वर्दी तो कम से कम पीपल्स पार्टी ने उससे उतरवा दी, ठीक है, और अब वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वापस भी नहीं आ सकते हैं, और क्योंकि ऐलान उन्होंने कर दिया था, तो नजर ये आ रहा है कि वो आएंगे, वो नहीं आ सकते। और यकीनन पीपल्स पार्टी गॉड ऑफ ऑनर पीपल्स पार्टी ने दिया था, गॉड ऑफ ऑनर मेरे ख्याल से बाद में किसी मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए अगर अच्छे तरीके से भी उसे निकालना पड़े अपने मुल्क से, तो निकाल देना चाहिए। वैसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देना चाहिए था, बात रेड कारपेट पे देना हो, रेड कारपेट उसके लिए बिछाया गया, ये तो मैं समझता हूँ बड़ी डूब भरने की बात है। हमारी पार्टी ने नहीं दिया, वो उनकी जो आपकी गवर्नमेंट थी, आपके प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनकी क्यादत, फौजी क्यादत। मेरे प्रोग्राम में मैं हमेशा दोस्तों से दरखास्त करता हूँ, क्योंकि आखिरी मिनट चल रहा है, तो कोई 10-10 सेकंड का एक मैसेज दें कोई बेहतर कौम के लिए, प्लीज आपकी तरफ से। देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि लोगों के जो अवामी इश्यूज हैं उसकी तरफ आया जाए। ये मेमोगेट स्कैंडल, ये एनआरओ, इसके ऊपर लोगों को उलझाया जा रहा है। ये जिसका जोक भी हल हो, अगर मैं तो कहता हूं इसका हल कराची वाला निकलना ना, हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की भी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी हुई है। इस वक्त इशू ये है कि अवाम के मसाइल की बात की जाए, उसके हल की बात की जाए, और जो सियासी जमातें, जो दीनी जमातें इन इशूज पे चलेंगी, अवाम उसके साथ जाएंगे, अवाम उसके साथ। मैं ये कहूँगा कि हमें अब अपने मुल्क बचाने के लिए, जो मुल्क इस वक्त दाव पे लगा हुआ, हमें यूनिटी शो करनी चाहिए।
तमाम पार्टियों को यूनिटी शो करनी चाहिए और जो गलत लोग हैं, गलत पॉलिटिशियन हैं, उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए और इस मुल्क के अंदर हमें एक अच्छी तब्दीली लानी चाहिए। जी आप क्या कहते हैं? मेरा भी इस सिलसिले में यही मैसेज होगा कि हमें सबसे पहले अपना भी मुबाहिसा करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, मुहासबा करना चाहिए, सॉरी, कि क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। सिर्फ सियासतदानों को ही टारगेट नहीं करना चाहिए कि जी ये इन्होंने करप्शन कर दी, इन्होंने करप्शन कर दी। जो है ये ग्रास रूट लेवल से जो है इस चीज का खात्मा होना चाहिए। हर किसी को आदी होना चाहिए असूलों का और करप्शन के खात्मे के लिए निचले सतह से जो है, ऊपर की सतह से करप्शन खत्म होना, आगाज निचली सतह से होना चाहिए। नाज़रीन, आपने मेरे तमाम जो पैनलिस्ट थे उनकी गुफ्तगू सुनी। जो बात सामने आई है, कहना है कि जी असल इश्यूज से कौम को हटाया जा रहा है और हल की तरफ नहीं जाया जा रहा, मामलात को लटकाया जा रहा है, फैसले जल्दी करके असल इश्यूज की तरफ आया जाए। अपना एक दोस्त हमारे हैं, उनका कहना है कि जी कौम को इकट्ठे होकर फैसला करना चाहिए और अच्छे लोगों को मुंतखब करना चाहिए। और हमारे साथ जो आयशा गौहर साहबा हैं, उन्होंने कहा है जी करप्शन का खात्मा होना चाहिए लेकिन निचली सतह से शुरू करके। नाज़रीन, सियासतदानों की आप बातें सुनते हैं तो मेरे जहन में कभी कभी एक शेर आता है कि बेहतर है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। अपने मेजबान जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।